हाँ हाँ ये क्या करना चाह रहे हैं? छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हाँ ये बना के। चलो, सुक्रोज स्टार्ट किए थे क्या? ये बना लिए थे ना? क्यों नहीं बनाए थे? ये पर देखे थे ना कि एक ग्लूकोज है अल्फा डी और एक बीटा डी फ्रक्टोज है, दोनों मिल करके एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और यही दोनों को वो हाइड्रोलिसिस करने पर प्रोड्यूस करता है। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। कुछ लिखे हैं, स्टार्ट किए थे कुछ? ये तो मैं कुछ, मुझे इन्वर्टेज सुक्रेज से सब नाम लिखवाया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है। क्या है लास्ट? हाँ, अपन ये लिखे थे ना कि आपके सुक्रोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने पर ये दोनों मिलेंगे, और वो ब्रेक किसके प्रेजेंस में हो रहा है? हाँ, डाइल्यूट एसिड या फिर एंजाइम्स लाइक इन्वर्टेज या सुक्रेज। ठीक है, रिएक्शन भी लिख लिए थे। हाँ तो चलो ठीक है, रिएक्शन लिखो ना, तो C12H22O11 प्लस H2O HCl या फिर सुक्रेज gives you C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक में लिख लेना डी ग्लूकोज और एक हो जाएगा डी फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज, ठीक है। क्या हो गया? ठीक है, हो गया क्या? नोट करके एक पॉइंट लिखना इसमें, और ये जो नोट लिख रहा है इससे क्वेश्चन आया है एक आध बार ना इस नोट से, तो पॉइंट लिखना नोट में। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी with a rotation of plus 66.5 degree, with a rotation of plus 66.5 degree. But on hydrolysis, but on hydrolysis, but on hydrolysis, it gives dextrorotatory glucose and levorotatory fructose ये अपन ने बात की थी ना कि ग्लूकोज का डीकन्फिगरेशन डेक्सट्रोरोटेटरी होता है, पर फ्रक्टोज का डीकन्फिगरेशन लीवो होता है। ये डी प्लस ग्लूकोज कहलाता है, ये डी माइनस फ्रक्टोज कहलाता है, राइट। मतलब जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक से आपको राइट रोटेशन मिलेगा, दूसरे से क्या मिलेगा? लेफ्ट रोटेशन, ठीक है। तो लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज, फुल स्टॉप। सिंस द लीवो रोटेशन ब्रैकेट में -92.4, since the lever rotation bracket में -92.4 degree bracket close is more than the dextro rotation bracket में 52.5 degree, comma, therefore the resulting solution becomes levorotatory. ये लाइन समझ में आई?
पढ़ के देखो एक बार। हाइड्रोलिसिस करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो है, फ्रक्टोज लीवो है, पर लीवो रोटेशन ज्यादा है -92.4 डिग्री, जबकि डेक्स्ट्रो रोटेशन कितना है 52.5 डिग्री। तो ओवरऑल रोटेशन कैसा रहेगा, लेफ्ट की साइड ही रहेगा, मतलब लेफ्ट में वो 92.4 डिग्री तक जा रहा है बट राइट में 52 ही आ रहा है। तो ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन का रोटेशन कैसा हो जाएगा, लीवो रोटेटरी। ठीक है, जबकि अपन ने ऊपर ये लिखा है कि सुक्रोज डेक्सो रोटेटरी होता है, पर जब वो हाइड्रोलिसिस करके जो सॉल्यूशन बनाएगा वो लीवो रोटेटरी होगा। इसलिए अपन इन्वर्ट शुगर कहते हैं, सुक्रोज को क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर। ठीक है, इसलिए वो एक एंजाइम का नाम इन्वर्टेज भी था। सुक्रेज नाम तो सुक्रोज से आ गया, इन्वर्टेज कहां से आया, व्हाट इज इन्वर्टेज, तो हम सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। इन्वर्ट इसलिए क्योंकि वो है डेक्सो रोटेटरी, बट उसके हाइड्रोलिसिस करने पर जो सॉल्यूशन मिलेगा वो एक लीवो रोटेटरी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और उसका रीजन अपन क्या लिखेंगे कि ऑन हाइड्रोलिसिस वी गेट टू आइसोमर्स, एक हो गया आपका डेक्सो रोटेटरी विद अ डेक्सो रोटेशन ऑफ 52.5 डिग्री एंड अ लीवो रोटेटरी with a levo rotation of -92.4 degree. So the resulting rotation will be a levo rotation. समझ गए क्या, ठीक है। तो एक लाइन लिखना इन्वर्ट शुगर के लिए, further since the hydrolysis of sucrose, further since the hydrolysis of sucrose, further since the hydrolysis of sucrose, to D plus glucose and D minus fructose, further since the hydrolysis of sucrose to D plus glucose and D minus fructose is accompanied by change in the sign of rotation, change in the sign of rotation is accompanied by change in the sign of rotation from dextrorotatory to levorotatory, from dextrorotatory to levorotatory, comma, the process is called inversion of sugar. And the process is called inversion of sugar. And the mixture obtained, process को अपन inversion of sugar बोल रहे हैं, and the mixture obtained, and the mixture obtained, mixture किसका, इन दोनों का, and the mixture obtained as a result of hydrolysis is called, and the mixture obtained as a result of hydrolysis is called invert sugar. Invert sugar. Invert sugar. ठीक है, नोट में एक पॉइंट और लिखना, नोट में ही एक पॉइंट और लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स are classified as, carbohydrates are classified as, carbohydrates are classified as reducing and non-reducing sugars, reducing and non-reducing sugars, reducing and non-reducing sugars. हाइफन डाल के लिखना, all those carbohydrates, all those carbohydrates, all those carbohydrates which contain, all those carbohydrates which contain
aldehydic or ketonic group, all those carbohydrates which contain aldehydic or ketonic group and reduce Tollens reagent or Fehling solution, Tollens reagent or Fehling solutions are called reducing sugars. Are called reducing sugars. Are called reducing sugars. While others which do not reduce these reagents, while others which do not reduce these reagents, while others which do not reduce these reagents are called non-reducing sugars. Are called non-reducing sugars. Example में लिखना, all example, all monosaccharides, जैसे कि ग्लूकोज फ्रक्टोज है ना, all monosaccharides, whether aldosis मतलब जिसके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है, whether aldosis और कीटोसिस, ग्लूकोज एल्डोसिस है, फ्रक्टोस कीटोसिस है, whether aldosis or ketosis are reducing sugars, are reducing sugars, are reducing sugars. Whereas disaccharides such as sucrose, अब देखो सुक्रोज बना भले ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से है, पर आप ध्यान देना ये कंबाइन किस सेंटर से हो रहे हैं. ये आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, पहचान पा रहे हैं दोनों में ग्लूकोज कौन है? लिखा नहीं होता तो कैसे पहचानते? हाँ, ये 6 मेंबर रिंग है पायरानोस फॉर्म और ये 5 मेंबर रिंग है फ्यूरानोस फॉर्म. समझ में आ रहा है क्या? तो अब क्या करना है, देखो हो क्या रहा है, इसका फर्स्ट कार्बन और इसका सेकेंड कार्बन, यही तो इनके एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप थे, याद है? उसका फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइडिक था, अल्कोहल का, सॉरी ग्लूकोज का, और इसका सेकेंड कार्बन कीटोनिक था. अरे हाँ है ना, तभी तो उसका 1 का 5 के साथ अपन ने कॉम्बिनेशन किया था और इसका 2 का 5 के साथ कॉम्बिनेशन किया था, तो ये बना था 5 मेंबर ड्रिंक और ये बना था 6 मेंबर ड्रिंक, और हमने इन्हीं दोनों सेंटर्स को मिला दिया तो इनका एल्डोसिस और कीटोनिक ग्रुप दोनों गायब हो जाएगा, तो ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर हो जाएगा. समझ रहे हैं क्या? बने दोनों रेड्यूसिंग शुगर से ही हैं, पर क्योंकि जिस जगह से जुड़ रहे हैं उसके कारण वो ग्रुप हट जा रहा है ना, तो अब वो बन जाएगा नॉन रेड्यूसिंग शुगर. ठीक है, तो क्या लिखे आप लोग? डाइसैचराइड सच एज सुक्रोज, सुक्रोज के बाद कुछ सुक्रोज इन विच 2 monosaccharides units, in which 2 monosaccharide unit, वही ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, in which 2 monosaccharide units are linked through their reducing centers. वो दोनों जुड़े ही आपस में उनके reducing centers के कारण है. are linked through their reducing centers and hence are non-reducing. Also all polysaccharides such as starch, cellulose, etc. are non-reducing sugars. Are non-reducing sugars. ठीक है, डायग्राम बना चुके थे ना अपन. ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन डालना, माल्टोज.
येट एनदर व्हाट डाइसैकेराइड, ठीक है। माल्टोज, हाइफन डाल के लिखो इसमें। फॉर्मूला वही है C12H22O11, C12H22O11, जैसे इसका था सुक्रोज का C12H22O11, हाइफन डाल के लिखो। इट इज ऑब्टेन्ड बाय, it is obtained by, it is obtained by hydrolysis of, partial hydrolysis लिखना, partial hydrolysis of starch, partial hydrolysis of starch by the enzyme, by the enzyme, by the enzyme diastase, DIASTASE, by the enzyme diastase, DIASTASE, which is present in malt, which is present in malt, which is present in malt, और malt का ब्रैकेट में मीनिंग लिखना, sprouted barley seeds, sprouted barley seeds, sprouted barley seeds। इक्वेशन लिख लो ये वाला, क्या हो गया, जल्दी इक्वेशन लिखो। इसको अपन माल्ट शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि ये बार्ले के उससे मिल रहा है अपन को ना। बार्ले क्या होता है, ज्वार बोलते हैं ना, ज्वार। ज्वार भी नहीं सुने तो फिर मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों हो गया और तीसरा नहीं आता मेरे को। जौ का आटा बोलते हैं ना, वही बार्ले होता है। हो गया, क्या लिख ली इक्वेशन, नीचे लिखना, हाइड्रोलिसिस ऑफ वन माल्टोस, हाइड्रोलिसिस ऑफ वन मोल ऑफ माल्टोस, हाँ तो ठीक कर लेना, C12H22O11, हाँ। हाइड्रोलिसिस ऑफ वन मोल ऑफ माल्टोस gives, hydrolysis of 1 mole of maltose gives 2 moles of glucose, 2 moles of glucose, 2 moles of glucose। ये अपन डाइजेशन में भी पढ़ते थे ना, कि जितना भी आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, पहले वो माल्टोज या आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट होता है, फिर माल्टोज और आइसोमाल्टोज को माल्टेज और आइसोमाल्टेज नाम का एंजाइम ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। 2 स्टेप में आपका कार्बोहाइड्रेट, खाया हुआ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। सुन रहे हैं कि नहीं क्या बोल रहा हूं, है ना। तो माल्टोज का एंड प्रोडक्ट तो ग्लूकोज ही है, तभी ऊपर क्या लिखा था हमने, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। देखिए स्टार्च भी ग्लूकोज से ही बना हुआ है, सेलुलोज भी ग्लूकोज से ही बना हुआ है, तो इसका अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देते तो ग्लूकोज मिलता, पार्शियल किए तो माल्टोज मिला है, माल्टोज को और फर्दर करोगे तो ग्लूकोज मिलेगा, इसलिए ये दोनों ग्लूकोज से ही बना है। देखो ये भी एक डाइसैकेराइड है, विच इज फॉर्म्ड ऑफ 2 ग्लूकोज, अल्फा डी दोनों आपस में जोड़ दिए गए हैं, समझ रहे हैं क्या। और कैसे जुड़े हैं, एक का 1 दूसरे का 4। अब बताओ मुझे, ये रेड्यूसिंग होगी नॉन रेड्यूसिंग होगा, सोच के बताना। अभी अपन लिख चुके हैं डेफिनेशन की, रेड्यूसिंग का मतलब क्या है, नॉन रेड्यूसिंग का मतलब क्या होता है। इनको हमने फर्स्ट, पहले वाला ग्लूकोज का फर्स्ट पोजीशन दूसरे वाले ग्लूकोज का फोर्थ पोजीशन से जोड़ दिया है,
तो ये रेड्यूसिंग शुगर हुआ कि नॉन रेड्यूसिंग शुगर हुआ? तुम्हें तो दे दियो ना टेस्ट पेपर में। अच्छा, इसको इसको नॉन रेड्यूसिंग क्यों बोल रहे थे? एक का एल्डिहाइड दूसरे का कीटोन आपस में वहीं से क्लब हुआ था, वो वहीं से लिंक हुए थे। तो यहां ऐसा हो रहा है क्या कि दोनों का वन वन आपस में जुड़ रहा है क्या? एक का तो एल्डिहाइड ग्रुप बचा हुआ है ना, एक का भले कंबाइन हो गया है, दूसरे का तो बचा है रेड्यूसिंग सेंटर। अरे हाँ या ना? तो ये आपका एक तरह का रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। अगर वन वन से जुड़ा होता तो दोनों का रिड्यूसिंग सेंटर डिस्टर्ब हो जाता। जैसे अभी पीछे हुआ था, वन और टू जुड़ गए थे आपस में, ग्लूकोज का वन और फ्रक्टोज का टू, यही तो उनके रिड्यूसिंग सेंटर्स होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और इसी को जोड़ के अपन ने सुक्रोज बनाया था। समझ रहे हैं क्या? इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग था, क्योंकि इसके दोनों रिड्यूसिंग सेंटर तो गायब हो चुके हैं। पर यहाँ पे एक का रिड्यूसिंग सेंटर तो बचा है ना अभी भी, क्योंकि इसका वन लिया है आपने, दूसरे ग्लूकोज का वन थोड़ा ना, दूसरे ग्लूकोज का तो फोर्थ कार्बन है जो आप लिंक करा रहे हो आपस में। ठीक है ना? तो एक लाइन लिख लो, माल्टोज इज अ reducing sugar. Maltose is a reducing sugar. Maltose is a reducing sugar. Full stop. In maltose, both glucose units are present in pyranose form. In maltose, both glucose units are present in pyranose form. किसकी? PYRANOSE. पायरन के जैसा है ना, इसलिए पायरनोज नाम पड़ा है। हाँ, both the glucose are present in pyranose form and C1 of one glucose unit, and C1 मतलब समझ गए ना, कार्बन नंबर वन ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट, C1 of one glucose unit is linked to the C4 of the other, is linked to the C4 of the other. डन? डायग्राम इतना एटलीस्ट माल्टोस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जल्दी करो। पायरन क्या होता है ये पूछना चाहिए। ठीक है, पायरन ये है जिसमें टोटल 6 मेंबर रिंग होती है ना, जिसमें 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। ऐसा ही ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर है, इसलिए उसको पायरनोज बोले हैं बस, और कुछ लिंक नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था ना कि जबरदस्ती पायरनोज और फुरानोज घुसाया गया है, जबकि उसका कोई रोल नहीं है उसके साथ, ग्लूकोज के साथ। बस स्ट्रक्चर वाइज पायरन स्ट्रक्चर वाइज पायरन क्या होता है, 6 मेंबर रिंग है विथ 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। ऐसा ही कुछ ग्लूकोज भी है, तो उसको इस तरीके से रिजम्बल कर रहा है। सुन रहे हैं क्या? और ऐसे ही अपन फ्यूरन पढ़े थे। फ्यूरन क्या था? फ्यूरन 5 मेंबर ड्रिंक था। फ्यूरन क्या था? 5 मेंबर ड्रिंक विथ 1 ऑक्सीजन इन इट एंड 4 कार्बन। और ऐसे ही हमारा फ्रक्टोस होता है। तो फ्रक्टोस को अपन फ्रक्टोफ्यूरानोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रक्टोफ्यूरानोज। और ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? ग्लूकोपायरानोज। अरे हाँ या ना? फैन बंद कर लो, गर्मी ठंडी लग रही है फिर। हो गया क्या?
नेक्स्ट लैक्टोज, लैक्टोज ये मिल्क से रिलेटेड है ना, लैक्टोज ब्रैकेट में मिल्क शुगर लिख सकते हैं, लैक्टोज मिल्क शुगर, फॉर्मूला माल्टोज जैसे ही है C12H22O11, हाइफन डाल के फॉर्मूला भी लिख लेना। मिल्क शुगर वो माल्ट शुगर होता है, ये मिल्क शुगर है, सुक्रोज शुगर केन है, केन शुगर माल्ट शुगर मिल्क शुगर, मिल्क शुगर वही सेम जो सुक्रोज का था जो माल्टोस का है, C12H22O11। जाके फैन चालू करवा के उतरे। हाँ हाइफन डाल के लिखो, लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस, lactose on hydrolysis yields an lactose on hydrolysis with dilute acid, lactose on hydrolysis with dilute acid gives equimolar mixture of, gives equimolar mixture of, gives equimolar mixture of D-glucose, D-glucose and D-galactose, D-glucose and D-galactose। ये डायग्राम बनाओ तो थोड़ा सा लोग शांत करा। लेफ्ट वाला गैलेक्टोज है, राइट वाला तो ग्लूकोज है। बट ये बीटा डी ग्लूकोज है ना, बीटा डी अल्फा डी अपन समझे थे एनोमर्स। चीज क्या है मतलब, कौन सी चीज? हाँ प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट। चीज, चीज तो प्रोटीन होना चाहिए भाई, चीज पनीर। नहीं रे भाई, प्रोटीन होता है प्रोटीन। नीचे एक लाइन लिख लेना, बोथ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर इन पायरानोज फॉर्म, बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, both glucose and galactose, sorry, both glucose and galactose are present in pyranose form, present in pyranose form, and C1 of galactose unit, and C1 of galactose unit is connected to C4 of glucose unit, C4 of glucose unit। इनके मेन बस स्ट्रक्चर्स ही है ना, अभी आपने माल्टोज देखा, ये लैक्टोज है, इसके बाद स्टार्च और सेलुलोज, इनका स्ट्रक्चर्स बस इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे स्टार्च। स्टार्च, स्टार्च, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना C6H10O5N, C6H10O5N, स्टार्च। पॉलीमर है ना, तो हाँ इसमें लिखेंगे स्टार्च इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड, स्टार्च इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड। प्लांट अपना खाना इसी फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं ना, लीव्स में, है ना। स्टार्च इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड but is a mixture of two components, but is a mixture of two components, but is a mixture of two components। हाइफन डाल के लिखो इसी में ही आगे, a water soluble component called, a water soluble component called, a water soluble component called amylose, 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 and a water insoluble component called, and a water insoluble component called amylopectin, amylopectin। जो आप ऊपर नीचे देख पा रहे हैं दो स्ट्रक्चर, वो ये है, ऊपर वाला एमिलोज है, नीचे वाला अमीलोपेक्टिन है। ठीक है, दोनों होते क्या है, दोनों के बारे में एक एक लाइन लिखना। एमिलोज इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ, amylose is a linear polymer of alpha D glucose, amylose is a linear polymer of alpha D glucose in which C1 of one glucose unit, in which C1 of one glucose unit is attached to the, C1 of one glucose unit is attached to the C4 of the other, C1 of one glucose unit is attached to the C4 of the other through alpha glycosidic linkage, through alpha glycosidic linkage, through alpha glycosidic। ये जो आपने लिखा था ना, यहां पर भी ये नाम लिखे थे, ये तो है सामने, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो amylose is a linear polymer of alpha D glucose in which C1 of one is connected to C4 of the other through alpha glycosidic linkage। अब देखो यहाँ पे आपको लग रहा है कि C1 C4 तो कनेक्टेड है, तो ये होना चाहिए था रेड्यूसिंग शुगर, बट हमने तो ऊपर लिखा है कि स्टार्च, सेलुलोज सब नॉन रेड्यूसिंग है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इसका C1 इसके C4 के साथ है, पर इसका C1 अगले के C4 के साथ है ना। भले इन दोनों का C1 आपस में कनेक्टेड नहीं है, बट इसका C1 भी कहीं ना कहीं बिजी है। तो अल्टीमेटली ऑल रेड्यूसिंग सेंटर्स आर बिजी, तो कोई रेड्यूसिंग सेंटर बचा ही नहीं, इसलिए स्टार्च इज अ नॉन रेड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो ये आपका एमिलोज का स्ट्रक्चर हो जाएगा। नीचे लिखेंगे एमिलोपेक्टिन, क्या लिखो, एमिलोपेक्टिन ऑन द अदर हैंड, amylopectin on the other hand, amylopectin on the other hand is a highly branched polymer, is a highly branched polymer, is a highly branched polymer, full stop। It consists of large number of, it consists of large number of short chains, large number of short chains which are joined together, which are joined together, which are joined together through alpha glycosidic linkages, through alpha glycosidic linkages involving C1, जैसे ऊपर
एमिलोज बना था वैसे ही, इन्वॉल्विंग C1 ऑफ 1 ग्लूकोज यूनिट, इन्वॉल्विंग C1 ऑफ 1 ग्लूकोज यूनिट with C4 of the other, with C4 of the other, with C4 of the other। मतलब ऐसे 20-25 ग्लूकोज के ऐसे बहुत सारे चेन होंगे, वो चेन फिर आपस में कनेक्टेड होंगे C1 और C6 से। इसके लिए एक लाइन लिखना है, अभी तो अपन ने इसके लिए एक लाइन लिखी है, इसके लिए और इसके लिए एक लाइन लिखी है, पर ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं C1 एंड C6 से, तो एक लाइन इसके लिए लिखना, द C1 ऑफ टर्मिनल ग्लूकोज यूनिट, द C1 ऑफ the C1 of terminal glucose unit, the C1 of terminal glucose unit in each chain, in each chain is further linked to C6, is further linked to C6 of some other glucose unit, C6 of some other glucose unit in the next chain, in the next chain, in the next chain। इससे अपन बोल रहे हैं कि ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। देखिए ये तो अपन ने सिर्फ दो ही बनाया है, ऐसे और भी चेन हो सकती हैं जो आपस में एक दूसरी चेन से कनेक्टेड हो सकती हैं। तो किसी भी चेन का आखिरी वाला C1 खाली होगा, अगर ये और कनेक्टेड नहीं होगा किसी से तो उसका C1 खाली होगा, तो ये किसी और चेन के C6 के साथ ऐसे ब्रांच बना सकता है। तो ऐसे ये भी और कोई चेन का C6 ये है, ये किसी और के C1 के साथ ऐसे चेन बना सकता है। तो इसलिए अपन लिखे कि हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर होता है ये। लास्ट लाइन, दिस गिव्स amylopectin a highly branched structure, this gives amylopectin a highly branched structure, this gives amylopectin a highly branched structure। अब उधर ये स्टार्च का एंजाइम का नाम क्या था जो डाइजेस्ट करता है स्टार्च को? कैसे नहीं पता है? 10th में तो पढ़े होंगे ना सब, जब बिना 10th पढ़े इसमें आ गए क्या? और बायो वाले तो पढ़े होंगे, अभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़े तो क्या 11th-12th में? हाँ, डिलीट, डिलीट हो गया तो डाइजेशन नहीं करेंगे आज से, खाना खाएंगे पेट में रखे रहेंगे। अरे सलाइवरी एमिलेज, पेनक्रियाटिक एमिलेज, इंटेस्टिनल एमिलेज, नाम क्या है उसका? नहीं सुनो क्या? एमिलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमीलोपेप्टिडेज, ये सब एंजाइम के नाम है जो आपके बॉडी में है, उनके बारे में तो पढ़ो कम से कम, आपकी बॉडी के अंदर है वो सब। हाँ, तो ये एमिलोज से नाम पड़ा है, एमिलेज। एमिलेज एक फैमिली है एंजाइम की जो कि स्टार्च डाइजेस्ट करते हैं, वही माल्टोज और आइसोमाल्टोज में यही लोग कन्वर्ट करते हैं, फिर बाकी का काम माल्टेज और आइसोमाल्टेज कर देते हैं उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का। ठीक है, बना लो स्ट्रक्चर दोनों का। और क्या? हाँ, ये एमिलोज है, ये एमिलोपेक्टिन, एमिलोज, एमिलोपेक्टिन। कल भी केमिस्ट्री की क्लास ही रहेगी, ठीक है? इस वीक में खत्म करेंगे ये पूरा। टाइमिंग 6:30 to 7:30 रहेगा आपका, ठीक है? 6:30 to 7:30 आफ्टर मैथ्स क्लास। ग्रुप में डाल दूंगा मैं एक बार और।
फिजिक्स कंप्लीट हो गया? पूरा पूरा मतलब पीवाईक्यू भी हो गए? पीवाईक्यू भी? ठीक है। अच्छा। और मैथ्स? पहली बार फिजिक्स पहले पहले खत्म हुआ है, पहली बार। पहली बार मैथ्स सबसे लास्ट में खत्म होगा। केमिस्ट्री का सिलेबस हमेशा सेकंड नंबर पे खत्म होता है। नाम लिख लेना इसके नीचे ना, इसके नीचे तो एमिनोपेक्टिन लिखा है, इसके नीचे नाम लिखना एमिलोज। हो गया क्या? यही बनाने का ये आदत हो जाना चाहिए ना, पहली बार एग्जाम में बनाओगे तो डर लगेगा ना क्या बना रहे। इसका क्या मीनिंग है, ये जो यहाँ बना हुआ है और चलेगा वो, है ना? यहाँ नहीं, क्योंकि ये टर्मिनल है ना, मतलब ये उस 20-25 ग्लूकोज के कार चेन का आखिरी ग्लूकोज होगा ये। मतलब इसमें हो सकता है 20 से 25 ग्लूकोज यूनिट लगी होंगी, जिसमें ये आखिरी टर्मिनल वाला ग्लूकोज है, और उसी टर्मिनल वाले ग्लूकोज के C1 के साथ कोई का भी C6 जुड़ जाएगा, ब्रांच बन जाएगी। ठीक है। सेलुलोज लास्ट, लास्ट कार्बोहाइड्रेट मतलब सेलुलोज। सेलुलोज जनरल फॉर्मूला लिखे ना, C6H10O5N। 300 से 3000 यूनिट हो सकते हैं एक ग्लूकोज, एक सेलुलोज में ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हजारों लाखों में जा सकता है।
हाँ लिखना है इसमें। सेलुलोज इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स। सेलुलोज इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स। कहाँ, कौन से पार्ट में होता है प्लांट के? चलो ये तो पता है कम से कम। सेल वॉल में होता है। कहाँ से सेल वॉल कहाँ होता है? क्या? हाँ लीव में। अरे हर सेल में होता है। इतना भी तो नहीं है ऐसा। नाइन्थ टेंथ में बायो क्यों पढ़ाया गया था? कम से कम थोड़ा बहुत नॉलेज तो हमको बायो का रहे ना। ये पहला डिफरेंस होता था हमारे एनिमल सेल और सेल प्लांट सेल के बीच में, कि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है। और ये सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। इसलिए हम घास नहीं खाते, क्योंकि हम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सब्जियां भी कच्ची नहीं खाते, पका के खाते हैं, क्योंकि पका के खाएंगे तो वो सेलुलोज की वॉल ब्रेक हो जाएगी। तो खा सकते हैं वरना। और वो काऊ बफेलो ये लोग खा लेते हैं ना घास। रूमिनेटिंग एनिमल्स क्या बोलते हैं लोग अपन? रूमिनेटिंग एनिमल्स। चबरते रहते हैं दिन भर, क्योंकि वो गोला, एक गोला बन के वापस उनके मुंह में आया था, वो दिन भर उसको चिंगम जैसे चबाते रहते हैं। तो उनका पेट में, पेट बड़ा भी होता है, दो पेट है बोलते हैं उनके। और पेट बड़ा होता है, इंटेस्टाइन में ऐसे एंजाइम्स भी प्रेजेंट है जो सेलुलोज को भी डाइजेस्ट कर देंगे। बट हमारे इंटेस्टाइन में ऐसे एंजाइम नहीं है, इसलिए हम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, क्या लिखे? सेलुलोज इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स in their cell wall, in their cell wall, in their cell wall. Next line में, like starch, cellulose is also non-reducing. Like starch, cellulose is also non-reducing. Like starch, cellulose is also non-reducing. Full stop. It is a linear polymer of, it is a linear polymer of beta D glucose. It is a linear polymer of beta D glucose, in which C1 of one glucose unit, in which C1 of one glucose unit is connected to C4 of the other. C1 of one glucose unit is connected to C4 of the other. Structure. हो गया?
नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड, अगला। ये पूरा था किसका? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट अपन दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट पढ़े, इनफैक्ट तीन पढ़े, मोनोसैकेराइड, डाई एंड पॉली। ओलिगो में अपन सिर्फ डाई पढ़ रहे हैं ना, जिसमें अपन ने मोनो में दो पढ़ा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। डाई में भी दो पढ़े, नहीं डाई में तीन पढ़े, कौन कौन से? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। और पॉली में दो पढ़े, स्टार्च एंड सेलुलोज। समझ रहे हैं क्या? इन सबका स्ट्रक्चर, इन सबको बनाने का तरीका ये एटलीस्ट पता होना चाहिए। ग्लूकोज का थोड़ा अपन ने डिटेल में पढ़ा था, कुछ रिएक्शंस भी पढ़े थे। ये प्रूव करने के लिए कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है, 6 कार्बन में 5 में OH लगा हुआ है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ये सब प्रूफ करने के लिए अपन ने उसका लॉन्ग चेन, ओपन चेन स्ट्रक्चर भी पढ़ा और क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी पढ़ा। क्यों ओपन चेन स्ट्रक्चर फेल हो गया अपन ने ये भी देखा, क्यों साइक्लिक स्ट्रक्चर बना ये देखा, फिशर फॉर्मूला, हेवॉर्थ फॉर्मूला, वही ज्यादा पढ़े क्योंकि ग्लूकोज फिर बार बार रिपीट हो रहा है हर चीजों में, इसलिए ग्लूकोज को ज्यादा फोकस करके पढ़ा गया है। ठीक है, अगला जो हमारा बायोमोलिक्यूल है वो है न्यूक्लिक एसिड। ये कहां पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड? बॉडी में। बॉडी में तो सब टाइप का है, विटामिन बोलो तो बॉडी में, प्रोटीन बोलो तो बॉडी में। अरे कहां पर? DNA में। मतलब क्रोमोसोम्स, इन लोग से मान सकता हूं ये बोलेंगे बॉडी में, तुम तो मत बोलो बायो वाले हो। आपको बोलना चाहिए सब क्रोमोसोम्स में है, क्रोमोसोम्स में है ना। क्रोमोसोम्स में मतलब क्रोमोसोम्स बना होता है प्रोटीन से प्लस न्यूक्लिक एसिड से, और दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारे, एक DNA और एक RNA। DNA तो चलो क्रोमोसोम्स में होता है, RNA कहां पर होता है? बैक्टीरिया में होता है। अच्छा, क्या क्या बनाता है वो? RNA भी जेनेटिक मटेरियल है। तो वो राइबोसोम्स कौन बनाता है? नहीं, नाइन्थ में हम ऐसा पढ़ते थे ना कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, वो डार्क कलर बॉडी, और न्यूक्लियोलस RNA बनाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और उससे बनता है राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाता है। 11th में अलग हो जाता है। हाँ वो तो S और 80-60 ना क्या? हाँ ऐसी कुछ, ठीक। तो DNA एंड RNA देखो, दोनों का फुल फॉर्म, एक होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। मतलब दोनों में बस फर्क क्या है, देखो दोनों का स्ट्रक्चर दिया है कि बीटा डी राइबोज दिया है और ये बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज। दोनों में आपको अंतर कुछ दिख रहा है क्या? ये डीऑक्सी हो गया है, यानी कि इससे ऑक्सीजन हट गया है, तो ये डीऑक्सी राइबोज हो गया है, और ये आपका सिर्फ राइबोज है। बीटा डी राइबोज ये भी है, बीटा डी राइबोज ये भी है ना, बट सेकेंड नंबर में से डीऑक्सी हुआ है, इसलिए डीऑक्सी राइबोज बोल रहे हैं इसको। ठीक है, चलो उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस वीक में फ्राइडे तक खत्म कर देंगे ना।